वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी मन दर इश्क मुझे मोहब्बत हो गई है। इसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। जर्री, आज फिर तुमने झूठ बोला और तुम जानती हो इस झूठ से जंजीबील की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। उसकी नौकरी जा रही है और काका तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। पश्मीना इस पे चीख चिल्ला रही थी। वो एक माँ की तरह इसे पाल रही थी। मस्ती मजाक की हद तक इसका झूठ चल रहा था, पर अब हद हो चुकी थी। पश्मीना वो जा रहा था। उसकी आवाज गुलूगीर हुई। तो उसे जाना ही था जर्री। वो हम लोगों जैसा नहीं है, वो यहाँ का नहीं है। कुछ दिन का मुसाफिर था, अपने काम से आया था और काम मुकम्मल होते ही चले जाना था। जर्री, यहाँ कितने लोग आते हैं डैम के लिए और फिर क्या होता, कुछ दिन रह के चले जाते हैं। वो भी उन जैसा ही है। पश्मीना उसे रसानियत से समझाने लगी थी। नहीं पश्मीना, वो उन जैसा नहीं है। उसने कहा था वो यहाँ मेरे लिए आया है। जर्लिश की बात सुनते वो पहुंच की रह गई थी। जितना उसने अरसलान के जरिए जंजीबील को जाना था, उसने यकीनन किसी बात पे जर्लिश का दिल रखने को ये बोला होगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो यहाँ रहेगा हमेशा मेरे पास। उसे रोकने को कोई रास्ता नहीं था। तभी जर्लिश की बात पश्मीना के थप्पड़ ने पूरी नहीं होने दी थी। जर्री, निकल आओ अपनी बेवकूफी की दुनिया से। उसके लिए मैं तुम एक बच्ची हो। वो सर पकड़ के बैठी थी। नहीं हूं मैं बच्ची, उसे यहीं रहना है, इन्हीं पहाड़ों में मेरे साथ। जर्लिश ने जिद्दी बच्चे की मानत कहते साथ ही दरवाजा उसके मुंह पे बंद किया था। पश्मीना दंग सी रह गई थी। गांव वालों ने जंजीबील का फैसला काका के आने पे छोड़ दिया था। अरसलान, क्या हम एक बार जंजीबील से बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है, दरअसल मुझे यही लगता है उसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है और जर्री ही उसे बदनाम कर रही है, जिस बात का उसे अंदाजा ही नहीं है। पश्मीना के अंदर बेचैनी सी घुली थी। उसने कभी जंजीबील को देखा नहीं था, बात नहीं की थी, पर जितना वो जान सकी थी वो सेंसिबल इंसान था। तभी वो अरसलान के सामने आ बैठी। वो अपने घर में मैसूर है और कोई भी उसे बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि सब इसे गुनहगार समझते हैं। अरसलान भी जर्लिश के तेवर देख के बैठा था। तो फिर क्या फैसला किया गांव वालों ने? चरबेली, जंजीबील को चरबेली पूरी करनी पड़ेगी। अरसलान की बात पे जर्लिश की आंखों में तहय्युर भरा था, तो वहीं पश्मीना की भी सांस रुकी थी। वो शहरी लड़का भला कैसे? वो गुमसुम हुई थी। दरवाजे की ओर से जानती जर्लिश के आंसू की जड़ी लगी थी। भला जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें तकलीफ में कौन देख सकता है? अरसलान, वो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, ये सब होने से बचा लो। जर्लिश की बात पे इन दोनों ने सर उठाए से देखा था। तुम्हारा बोया तो उसे ही काटना है। अरसलान ने हाथ में पकड़ी लकड़ी जोर से जमीन पे मारी थी। अरसलान, वो बेगुनाह है, उसका कोई जुर्म नहीं है, तो वो क्यों अंगारों पे चले? वो उसका हाथ थामे मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। उसका कसूर ये है कि उसने खुद से कई गुना छोटी बच्ची को सर पे बिठा के रखा। वो इस कदर पागल है कि इस बच्ची के बिगड़ते तेवर नहीं देख पाया। पश्मीना ने इसे खरी खरी सुनाई तो वो सुनसी होके रह गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों ही चले गए तो जर्लिश की निगाहें चूल्हे पे जलती लकड़ियों पर गई थी। तसव्वुर की आंख से वो जंजीबील को अपने बेगुनाही साबित करने के लिए चरबेली की रस्म की पेड़ चढ़ते देख के दहल उठी थी। उधर जंजीबील के इल्म में जब ये बात आई कि लोग इसे सच्चा साबित करने के लिए अंगारों पे चलाने वाले हैं, तो इस अजीब मंतक पे बिलबिला उठा था। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा कहीं होता है? जब कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो इन लोगों पे चिल्ला उठा था। तो तुम अगर बेगुनाह साबित हो गए तो वो लड़की अंगारों पे चलेगी, कोई एक तो झूठा साबित होगा। जंजीबील सच में चकरा के रह गया था। सोच में जर्लिश को नंगे पांव दिखते वो बिलबिला उठा था। और फिर जिरगे के सामने भी इसने इनकी अजीब गरीब मंतक से इख्तलाफ उठाया तो लोग जज्बाती होते इस पे पत्थर बरसाने को तैयार नजर आ रहे थे। इस सब का एक ही हल है, या तो गांव के लोग तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे या फिर तुम इस लड़की से शादी करोगे। सामने मौजूद लोगों की बात सुनते
وہ شوق ہوا تھا. اس کی لاکھ دلیلیں بھی کام نہیں آئی تھی. اس کے پاس ماسوائے سر جھکانے کے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ باہر جانے کا راستہ بھی مقفل تھا اور پھر اسے زرلش کو اپنانا پڑا تھا. وہ کتنی بھی یقین سی تھی اور پشمینہ شرمندہ سی اس کے پاس چلی آئی. میں نے اسے بڑی بہن اور ماں بن کے پالا ہے زنجبیل. ہو سکے تو اس کی غلطی درگزر کرنا. وہ نہ سمجھ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. اس نے کتنی بڑی غلطی کی، خود کو تمہیں یوں سب کے سامنے رسوا کر کے. جن سے عزت کا رشتہ نہ بن سکے ان سے محبت کی دعوے داری محض ایک دکھاوا ہے یا ذہنی تسکین. اسے سمجھنا بہت مشکل ہے. زنجبیل پوری طرح سے چونکا تھا. تو کیا وہ یقین رکھتی تھی کہ زرلش نے جھوٹ بولا ہے؟ پشمینہ جیسے اس کا چہرہ پڑنے لگی تھی. شاید اس نے زندگی میں پہلا سچ بولا ہے اور شاید وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. پشمینہ کی مبہم بات پہ وہ چپ ہی تو رہ گیا تھا. زندگی ایک مزدار بن کے رہ گئی. ان گزرے دنوں میں وہ زرلش کی حماقتوں سے محبت اور نفرت برت کے دیکھ چکا تھا، مگر اس کا سکون کہیں کھو سا گیا تھا. اسے زالے کو کھونے کا غم کبھی لاحق نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی زالے کے لیے دل میں سافٹ کارنر نہیں پایا تھا. اور زرلش، وہ بھی تو زالے جتنی حیثیت کی حامل تھی، پر اب اس کا دل غلطی کر بیٹھا تھا. وہ 1.5 فٹی لڑکی اس کی پوری زندگی میں تلاطم برپا کر چکی تھی. وہ گہری سانسیں بھرتے ماضی سے حال میں لوٹا جہاں ایک اٹل حقیقت سامنے تھی. مجھے معاف کر دو زنجبیل، میں ہمیشہ تمہاری تکلیفوں کی وجہ بنی ہوں. میں نے شاید قدرت کے فیصلوں سے لڑنے کی کوشش کی تھی اور ہار گئی. زرلش کی آواز اسے تکلیف دہ ماضی سے نکال لائی تھی. حال بھی کچھ خاص نہیں تھا، وہیں بے سر و سامانی کی حالت تھی. زرلش کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی تھی، پر سامنے والا بولنا بھول چکا تھا. زنجبیل، تم واپس چلی جاؤ. بنا اس کی طرف دیکھے زنجبیل نے کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کے اعتبار کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے. کتنی دیر وہ غائب الدماغی سے اس شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی. کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے اس حد تک بیزار ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کسی کونے میں بیٹھ کے خود کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ لیے جائیں. ایسے ہی اس وقت زنجبیل کا حال تھا، جس نے روم میں آتے ہی خود کو مقید کر لیا تھا. دوسری طرف اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود پہ طرز کھائے یا حالات سے دل گرفتہ ہوتے وہاں سے چلی جائے. آج اس نے پہلی بار وہ صندوق کھولا جو پشمینہ نے اس کے ہاتھ تھمایا تھا. وہ چھوٹا سا صندوق جس میں اس کی ماں کے گہنے زیور موجود تھے. ان میں سے چند ایک زیور نکال دی اس نے چوکیدار کو تھمائے تھے کہ وہ انہیں امانت سمجھتے رکھ لے. فی الحال اسے کچھ پیسے چاہیے تھے جس کے گاؤں لوٹ جانے میں مددگار ثابت ہوتے. چوکیدار کچھ الجھن کا شکار تھا، مگر جیب میں جتنا تھا اس کے ہاتھ رکھا تو وہ ایک نظر ان اونچی ڈیوریوں کو دیکھنے لگی جہاں عزت محفوظ نہ تھی اور نہ ہی رشتوں کی قدر ان عارضی چکا چوند روشنیوں میں کہیں گم ہو چکی تھی. وہ زنجبیل افریدی کو اپنی طرف سے آزاد کرتی وہاں سے نکلتی گئی تھی. اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص نے اسے رات بھر اپنی قیمتی متاع کی طرح اپنے پہلو میں محفوظ رکھا تھا، اس نے کس ذہنی ابتر حالت میں اس پہ اپنا غصہ نکالا تھا. محبت کی آنچ اتنی پاس ہو کے بھی محسوس نہیں کر پائی تھی. وہ پشمینہ جی، پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے میں مدد دے دیں. میرے ماما پاپا بہت پریشان ہوں گے میرے لیے. میرا اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے منت بھرے انداز میں بولی تھی. پشمینہ کی آنکھوں کے سامنے زرلش کا چہرہ گھوما تھا. تو کیا تم یہاں سے جانے کے بعد ارسلان کے بارے میں پولیس یا اپنے گھر والوں کو نہیں بتاؤ گی؟ پشمینہ نے کچھ محتاط انداز میں پوچھا تھا. مرحا کو چپ لگی تھی. بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتاتی؟ رات کے ارسلان کو پشمینہ نے اس معاملے کی بابت کہا تو وہ بالکل انکار کر گیا تھا. نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. تو ہم اس کا کیا کریں گے ارسلان؟ کیا ساری زندگی سے قید رکھو گے؟ تم زرلش کی طرح بے وقوفیاں کرنا تمہارا شیوا بن گیا ہے. ایک بار پوچھ تاچھ ہی کر لیتے کچھ. ایسے ہی ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی ہے. وہ یہاں کب سے ہے؟ ہمارے ہاں ایک رات کیا چند گھنٹے لڑکی غائب ہو پورا قبیلہ اس کا جنازہ نکالنے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ
پتہ نہیں اس کے گھر والے بھی اسے اپنائیں گے یا نہیں۔ پشمینہ ایک لڑکی تھی، تبھی وہ اس کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ زنجبیل نے بھی تو زرلش کی عزت کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، میں بھی اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ ارسلان کی بات پہ پشمینہ کو اس کے دماغ خراب ہونے کا یقین ہوا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ نہیں، میں نے تمہیں وجہ دی ہے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کی، اور اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ ارسلان نے گویا بات ختم کی۔ چل رہا ہے؟ ارسلان، کل کو کاکا جی آ جائیں گے تو کیا بتاؤ گے تم انہیں؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ایک بار پھر سے اس گھر سے جنازہ اٹھانا ہے تم نے؟ زری کے بعد وہ تمہیں بھی منہ نہیں لگائیں گے۔ پشمینہ کی آواز پر آئی تھی۔ ارسلان کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں زنجبیل سے مدد لوں؟ ارسلان نے سوالیہ نگاہوں سے پشمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مگر دروازے پہ ہونے والی دستک پہ ان کی بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو جیسے سکتا ہوا تھا۔ سامنے ہی قافلے کے لوٹے سامان جیسی زرلش کھڑی تھی۔ زری، اگرچہ اس کی آواز بلند نہ تھی مگر اس کے پیچھے آتی پشمینہ بھاگتے قدموں سے وہاں پہنچی تھی۔ زری، تم آ گئی؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیا زنجبیل آیا ہے؟ اور پشمینہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ محبت کو کھوجنے کا سفر ابلا پائی کا تھا، تم نے کبھی اس تجھ سے آشنا ہی نہیں ہونے دی۔ زرلش کی آواز میں ٹوٹی چوڑیوں کا شور بھوکاسا تھا۔ زری، زری! وہ جو آگے بڑھتی اسے تھامنا چاہتی تھی، اسے زمین بوس ہوتے دیکھ چیخ اٹھی تھی۔ ارسلان نے بھی آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھایا اور اسے اٹھائے چارپائی تک لایا تھا۔ وہ اپنی ذہنی کرب سے لڑتے لڑتے یہاں پہنچی تھی جس کا نتیجہ یہی نکلا تھا۔ مرہا حیرانگی سے اپنے سامنے لیٹی اس کلی کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی ہم عمر لگ رہی تھی۔ تو کیا وہی زری تھی؟ وہ الجھی سی ارسلان اور پشمینہ کے چہرے دیکھ رہی تھی جیسے ہوش میں لانے کی تگودود کر رہے تھے۔ یہ مرہا کے اشارے پہ ارسلان متوجہ ہوا تھا۔ یہ میری بہن ہے، زنجبیل افریدی کی بیوی۔ اس کے انداز پہ وہ ٹھٹکی تھی۔ زری، میری بہن، کیا ہوا تمہیں؟ ہاں، اٹھ کے بیٹھو۔ پشمینہ اسے ہوش میں آتی دیکھ کے اس کا چہرہ تھامتے بولی تھی۔ ارسلان بھی دم سادے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا جیسے اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ پشمینہ گل کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ پشمینہ نے بھی اسے دل کا غبار نکالنے دیا تھا۔ جب جی ہلکا ہوا تو ارد گرد نگاہ دوڑائی، سکون کیا تھا۔ یہی ڈربا جس میں اس کا دم گھٹتا تھا کبھی، اور نگاہ مرہا پہ آ ٹکی تھی جس کے نقوش کچھ جانے پہچانے سے تھے، اور اس نے زرلش کا ہی لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ کون ہے پشمینہ؟ وہ ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ اب ارسلان اور پشمینہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑی تھی۔ میں مرہا ہوں، مرہا حیدر، اسکان حیدر کی بہن۔ مضبوط لگو لہجے میں بولتی وہ لڑکی واقعی اسکان حیدر کی بہن تھی۔ زرلش پوری طرح سے چکرا اٹھی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زرلش کو یاد آیا تھا کہ کیسے اس لڑکی کی وجہ سے بھونچال آیا تھا۔ زنجبیل کا شرمندہ انداز، اسکان حیدر کے تصدیق بھرے جملے، کچھ بھی بلائے جانے والا نہیں تھا۔ زری، صبر رکھو، ہم سب کچھ بتا دیں گے تمہیں، مگر تم کیا بتاؤ گی پشمینہ؟ جانتی ہو اس لڑکی کے بھائی کی وجہ سے زنجبیل کو کتنی ذلت اٹھانی پڑی ہے آج؟ تم نکالو اسے یہاں سے۔ اس پہ تو جنونیت سی طاری تھی۔ جس شخص کو وہ خود چھوڑ کے آئی تھی اس کی عزت کو بہتان زد خود کیا تھا، آج اس کی عزت پہ دوبارہ حرف اٹھا تو تڑپ اٹھی تھی۔ زری، پاگل مت بنو۔ پشمینہ نے مرہا کو اپنے پہلو میں چھپایا تھا۔ پشمینہ! وہ حیرت کی زیادتی سے چلا اٹھی تھی۔ اس کا اب نارمل رویہ پریشان کن سا تھا۔ ارسلان اسے کتنی دیر سمجھاتے بجھاتے اپنی غلطی کا اعتراف کر گیا تو زرلش کے جذبات مرہا کے لیے ہمدردی میں بدلے تھے۔ واقعی اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تم اسے گھر بھیج دو ارسلان، وہ زنجبیل پہ شک کر رہے ہیں، کہیں اسکان زنجبیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ارسلان اس کے بے چین انداز پہ چونکا تھا۔ اس پہلو پہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ زرلش کا یوں آنا ایک فیصلہ کن اینٹ ثابت ہوئی تھی۔ تبھی ہر انجام سے عاری ہوتے ارسلان مرہا کو واپس شہر چھوڑنے چلا گیا تھا۔ چلی گئی پر کہاں؟ تم نے اسے ایسے جانے کیوں دیا؟ وہ چوکیدار کی کلاس لے رہا تھا۔ 2 دن بعد جو انیکسی میں گیا تو خالی انیکسی منہ چڑھا رہی تھی۔ صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں جلدی اپنے گاؤں جانا ہے، کچھ پیسے چاہیے تھے
जो इन गहनों को गिरवी रखवाते उन्होंने मुझसे लिए हैं। चौकीदार को इसके खतरनाक एवं जुबान खोलने पे मजबूर कर गए थे। कौन से गहने? उसकी तेवरी पे बल पड़े तो चौकीदार ने इसे जर्निश के थमाए वो 2 डिब्बे ला दिए। कितने पैसे दिए थे इसके? वो वॉलेट अपनी जेब से निकालते हुए बोला था। चौकीदार की बोली गई रकम जंजबील को मजीद टेंशन में डालती थी। वो शहर कब आई थी पहले कभी, और इसे भला क्या मालूम होना था रास्तों का। वो तफक्कुर ज़दा सा वो डिब्बे उठाए, फिर से एक्शन में आया था कि शायद कोई क्लू मिल जाए। सामने ही स्टैंड पे पड़ी चूड़ियाँ। जंजबील का दिल मुट्ठी में करने लगी थी। उसे कितना शौक था चूड़ियों का, जिसने कभी पूरा नहीं किया था। उसे याद था वो सलान और पश्मीना से मिलने के बाद ये डिब्बा साथ लाई थी। जब मोबाइल पे होती रिंग से वो चौंका था, जहाँ सलान का नाम जगमगा रहा था। तो क्या वो वापस गांव चली गई है? जंजबील ने खुद कलामी अंदाज में कहा था। सेल फिर से बज उठा था। उसके हेलो के जवाब में अरसलान ने उसे मिलने का कहा था। जंजबील को थोड़ी हैरत जरूर हुई थी। अरसलान का अंदाज उसे कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। फिर भी वो हामी भरते उसे मिलने उसी रेस्टोरेंट में बुला गया था। मतलूबा वक्त पे वहां पहुंचते उसे मिराह के हमरा देखते वो अच्छा खासा शॉक्ड हुआ था। अरसलान, ये मिराह तुम्हारे साथ क्यों है? उसका अंदाज खुद ब खुद सख्ती इख्तियार कर गया था। वो एक गलत फहमी के नतीजे में। अरसलान ने धीमी आवाज में अपने जुर्म का एतराफ किया तो मिराह के आंसुओं अरसलान की पेशमान कथा पे वो पहुंच का रह गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करे। मिराह कितने दिन अरसलान के पास रह के आई थी। ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी पहले ही जंजबील को मशकूक ठहरा गई थी। फिर से पलटी हुई बाजी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो पहाड़ी के मासूम लोग जिनके सामने कभी कुछ क्लियर था ही कब, अरसलान गलतफहमी का शिकार ना होता। एक और मुश्किल उसके सर आ खड़ी हुई थी, पर यह सब उसकी वजह से ही हुआ था और इसे ही ठीक करना था। वो हैदर नगर पहुंचा तो उसके साथ मिराह को देखते सब लोग ही शौक थे। ये सिला दिया तुमने हमें बेटा कहने का, कि हमारी ही इज्जत पे हाथ डाला। हैदर साहब का हाथ उसके गिरेबान पे पड़ा तो मिराह जैसे तड़प के रह गई थी। बाबा, जंजबील भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं खुद घर छोड़ के गई थी दारुल अमान में। वो तो मुझे दोबारा इस घर में आने के लिए मना के लाए हैं। मुझे ऐसे घर, ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना है जो दूसरों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। मिराह ने ढके छुपे अल्फाज में सारा मलबा अपनी और अज़गान हैदर की जात पे गिराया तो वो गड़बड़ा गया था। ये क्या कह रही हो तुम मिराह? अगर ये शख्स तुम्हें धमका रहा है तो मैं इसे, फॉर गॉड सेक भाई, मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से गई थी। अब अगर एक बार भी आप लोगों ने जंजबील भाई की जात को मुजरिम ठहराने की कोशिश की तो अब शायद आप लोगों को मेरा मरा हुआ मुंह देखने को मिले। वो गुस्से में चिल्लाती अपने रूम में बंद हो गई तो दरक्षा भी होश में आई थी और उसके पीछे लपकी। जंजबील बिना कुछ बोले वहां से निकल आया था। कुछ वक्त पहले एक छोटी सी लड़की ने इसे सरे राह बदनाम किया था और आज एक और छोटी सी लड़की उसके किरदार की सानी बन के आई थी। इस उलझी हुई जिंदगी के सुलझे हुए कायदे बड़े दर्द आमीज थे। मिराह की जुबानी से मालूम पड़ा था जर्लिश गांव में ही थी। एक बूला भटका अपने आशियाने पे जा पहुंचा था तो जंजबील अफरीदी शायद अब यकसोई से अपनी जिंदगी के फैसले ले पाता। सब्र का पैमाना यही था कि इसका दिल जल रहा था मगर इसे सब खामोश रहते सहना पड़ रहा था। एक थका देने वाला वीक गुजारने के बाद वो उसके पास आया था जो साहल पे बैठी मबहूत सी लहरों के रक्स को देख रही थी, जो उसके पाँव को छूते कुछ जर्रे मट्टी के भी सिरका के ले जाती थी। वो लहरें इसके शौक को मजीद हवा दे रही थी जो समुंदर की वसअतों में जाते ही गुम हो जाती। वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई, अपने साथ कितने के दिलकश मंजर ले गई, शायद ही किसी को फर्क पड़ता, लेकिन इसे ज़रूर पड़ता था। वो इन लहरों के रास पाने को रफ्ता रफ्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। एक सरसरी निगाह क़यामत बर्पा करने के दर पे थी जो इसकी जानिब उठी थी और लम्हों की देरी किए बगैर ही वो इसे खींचते हुए अपने साथ लगा गया था। आलम बेखुदी में बढ़ती जाले ने सेकंड्स में शऊर की मनाजिल तय की थी और दूसरे ही लम्हे जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज भी इन लहरों के जैसे पोशीदा हो गई थी। तुम सुसाइड करने लगी थी? सदमे से पुर आवाज़ पे वो चौंकी थी। आर यू गोना मैच? मैं क्यों सुसाइड करूँगी? मैं तो इन लहरों के साथ महवे रक्स होना चाहती थी। वो एक बार फिर से समुंदर को देखती
आलमी जज्ब में बोली थी। उसकान ने सर पैर उसका जायजा लिया, जो कहीं से भी इसे नॉर्मल नहीं लग रही थी। आइंदा तुम मुझे इस हाल पे नजर ना आओ। वो इसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा था जब जाले ने इसे अपना बाजू चढ़ाया था। तुम्हें क्या, मैं जीऊं मरूं, क्यों आए हो अब तुम यहाँ? जब अकेले यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे मुझे तो। नरूठा सा अंदाज था। उसकान हैदर के लबों पे मुस्कुराहट खिला गया। इसने लम्हों में वो फासला नापा था और इसके करीब हुआ था। इर्द गिर्द नीलगुं समंदर ने शोर बर्पा किया था और इसे होश कहाँ था। इस एक हफ्ते में इसका कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब इसने जाले अफरीदी को ना सोचा। निकाह करते ही इसका यूं चले जाना आमे हयात छोड़ने के मुतरादिफ लगा था। जाले इसकी आंखों में मचलते जज्बों की तगयानी से बचने को पीछे होना चाहती थी, मगर वो लम्हा जैसे थम सा गया था। उसकान ने उसके कानों से बाल हटाते बोले से सोने की बाली को छुआ था। ए वक्ते हाजिर की हसीन साहब, तुम मेरे एहसासात की डोर से बंधी वो घड़ी हो जिसके संग मैं पैरों अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ। तुम मेरी रूह पर एक अनमोल पल की तरह दर्ज हो। तुम्हारी आंखों में झांक लेना ऐसे ही है जैसे कायनात को देख लेना। उसकान हैदर की जज्बात में रंधी बोझल आवाज और गर्म सांसें जाले की जिस्म पे सनसनी सी दौड़ा गई थी। हिरनी जैसी आंखों में हलकोरे लेता खौफ उसकान के जज्बात शौले भड़का रहा था। उसने जाले के हाथ थामे चूमे थे, जबकि एक शिकंजा सा उसकी कमर के गिर्द बांधने लगा था। उसके लब कानों की लो को छूते उसकी गर्दन पे जमे थे। जाले ने सख्ती से आंखें मींच ली थी। तुम्हारे संगे मरमर से वजूद को छू लेने से ये जलता हुआ दिल, सुलगता हुआ बदन, राहतों करार की दिल फरेब हदों को छूने लगता है। तुम्हारा गुलाबी मुलायम जिस्म इस कुर्रा अर्ज की सबसे हसीन और जमील तख्लीकों में से एक तख्लीक है और मेरे नज़दीक इस जहान की सबसे दिलकश तख्लीक है। इसने हद से गुजरने की सही करते हुए इसे एक झटके से उठाया था और घर की जानिब बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने उसे अपना वजूद यूं उठा के ले जाना बेतरह शर्मिंदा कर गया था, मगर उसकान को जरा भी किसी की परवाह नहीं थी। वो जैसे ही इसे अपने रूम में लाया, जाले सटपटाई थी। वो भूल कैसे सकती थी कि वो इस पे मुकम्मल इख्तियार रखता था। ए रूहे कल्ब की दग दग, तुम अर्ज़ो समावत का एक लाजवाल शहकार हो। उसकान ने उसे कांच की नफासत जैसे बिस्तर पे लिटाया था और खुद भी कुछ बैठने और लेटने वाली हालत में उसके बिल्कुल करीब बैठा था। जाले की आंखों से गर्म सियाल रवां हुआ तो उसकान ने इसे आंखों के गोशों में चुन लिया था और इस पे झुकते उसके चेहरे पे अपने लम से महकते जा बजा बोसे देने लगा था। जाले की धड़कनें बार बार शोर मचाते बेतरतीब हो रही थी। वो भी शोर से आशना था। तभी एक हाथ इसके सीने पर रखे जैसे इन धड़कनों को करार देने की कोशिश की थी। वो तड़प ही तो उठी थी। मुझे ये सब तुमसे नहीं चाहिए उसकान हैदर। कमरे में बोलते मायने खेज लम्हात साकत हुए थे। जाले इसे दुत्कार देती तो शायद इतना दर्द महसूस न होता जो इसके यूं जताने पे हुआ था। पल में सारी मोहब्बत का नशा उड़न छू हुआ था। बकवास बंद जाले अफरीदी, अगर तुम्हारी सोचों तक भी किसी और नाम की रसाई हुई तो मैं इसे भी खुरच के मिटा दूंगा। आया कि तुम मेरी जात की ऐसे नफी कर रही हो। उसकान ने उसके ऊपर मुकम्मल झुकते उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ा था। तुम मुझे मेरी इजाजत के बगैर हासिल नहीं कर सकते उसकान हैदर, वो नडर सी एहतजाज करते हुए बोली थी। तुम्हें मैं ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ मेरी जान। उसका बाकायदा परमिट है मेरे हाथ में, निकाहनामे की सूरत में। उसकान के लहजे में जुबानी अच्छाई थी। उसकी धमकी पे वो बेजान हुई थी। जानती हूँ उस शब नशे की हालत में तुम्हें अगर किसी हासिल की चाह थी तो वो सिर्फ उसकान हैदर की थी। देखो इस दिन ये लब तुम्हारी रूह की चाशनी से सराब होते हमेशा के लिए तुम्हारे असीर बन गए और इन बेकरार लम्हों को अमर करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तो तुम्हारा एहतजाज बेकार है अब। उसकान इसकी हर मज़ाहमत का जवाब भरपूर अंदाज में देते बोला था। फरार की कोई राह न पाती वो बेबस हुई थी। उसकान मुझे कुछ वक्त दो प्लीज। वो रो दी थी। उसकान पुरमुज़ाहमत सा उसे आज़ाद कर गया था। ठीक है, जब तक तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगी तब मैं खुद को तुम्हारे इस नकारा एहतजाज का पाबंद कर लेता हूँ, मगर सिर्फ एक हद तक। उसकान ने कहते साथ ही वहां से जाने को कदम उठा लिए तो इसे जाता देखती रही थी। कब तक वो उसकान हैदर नामी बला को
अपने सर से टाल सकती थी। अजीब सोचों ने जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ाई थी, पर हर राह ही बनमेली थी जैसे। वो 14वीं के चांद में रोशन वो चेहरा ढूंढ रही थी जब पश्मीना उसके बराबर आके बैठी थी। जरी, क्या तुम जंजीबील से लड़ के आई हो? पश्मीना की बात पे वो गहरी सांस भर के रह गई थी। लड़ाई वहां होती है जहाँ टूटने मनाने की चाहत हो। मैं जानती हूँ अगर मैं उससे लड़ भी लूँ तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कोई वजह ही नहीं बचती है लड़ने की। वो खुद कलामी करते बोली थी। जरी, तुम खुश तो हो ना जंजीबील के साथ? क्या उसे बता के आई थी? अभी तक उसने कॉल नहीं की, ना ही तुमसे बात की है। सब ठीक तो है ना? पश्मीना इसके बेखुद अंदाज पे इसे टोकते इसकी ठोड़ी थाम गई थी। जरी से सवालिया नजरों से देखने लगी थी। हाँ, मैं खुश हूँ। सब कुछ तो पा लिया मैंने जो चाहा था। वो शख्स मेरा है। उसकी आंखें उसके लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। जरी, क्या इसने, मेरा मतलब है, क्या जंजबील अफरीदी ने तुम्हें? पश्मीना को कुछ समझ नहीं आई कि वो कैसे इससे जंजबील और इसके दरमियान मौजूद रिश्ते की नोयत की जांच पड़ताल करे। जलिश इसे सवालिया नजरों से देख रही थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसने तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद रिश्ते से आशना कराया? पश्मीना ने उसका हाथ थामे कहा, जो काफी सर्द हो रहा था। जलिश के लबों पे जख्मी मुस्कुराहट आ जमी थी। वो भला इसे क्या बताती कि अगर एक आध बार उसने हद से तजावज किया भी तो क्या उसके छूने में कोई मोतबरी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लम्हों में नफरत की सुलगती चिंगारियां सिर्फ जलिश को खाकसर कर देना चाहती थी। जलिश ने दीवार की पुश्त से टेक लगाई थी। मुझे सुकून की नींद सोनी है पश्मीना गुल। इंतहाई धीमी आवाज पे पश्मीना बमुश्किल सुन पाई थी। वो वहां से उठते अपने कमरे में चली गई थी। ये शुक्र था काका लकड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ किसी दूर दराज के इलाके में गए हुए थे, वरना जलिश की यहाँ मौजूदगी तूफान जरूर लाती। तुम्हें जंजीबील से बात करनी चाहिए अरसलान, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। पश्मीना उसके सामने खाना रखते हुए बोली तो वो चौंका था। मैं क्या बात करूं, वो तो उस दिन भी शायद नाराज हो गया था, तभी बात नहीं की मुझसे ज्यादा। अब हमारा किया भी जरी को भुगतना पड़ेगा। उदासी उसके लफ्ज लफ्ज में घुली थी। पश्मीना के चेहरे पर भी तफक्कुर फैला था। डेवड़ी से अंदर आती जलिश ने कुछ देर रुकते इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी और खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। एक उसकी जात कितने लोगों के लिए परेशानी का मौजब थी। उसने कमरे का लकड़ी से बना दरवाजा अंदर से कुंडी लगाते बंद किया था। खामोश नजरें इस पॉइजन पे पड़ी थी जो लकड़ी में लगी दीमक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसने हाथों में वो गिलास से बनी शीशी उठाए, इस पे लिखे हरूफ को पढ़ा था जो मुजरे सेहत के असरात बता रहे थे। जलिश के चेहरे पे एक जहर खन मुस्कुराहट बिखरी थी। यही तो दवा थी उसके दुखों की और इससे जुड़े लोगों के मसाइल के हल थी। बताऊं मोहब्बत कैसी है, सकरात की किस्मत से जुड़े कतरा कतरा जहर जैसी है। जलिश ने शीशी को खोल दी, उसमें मौजूद दवा को अपने हलक में उतारा था। पास कहीं जंजीबील मुतमईन सा मुस्कुराता हुआ नजर आया तो वो भी मुस्कुरा दी थी। खुश हो ना? इसने सवाल किया था। मुकाबल ने महज गर्दन हिलाई थी। जलिश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था मगर जंजीबील पीछे हुआ था और वह लड़खड़ाती हुई जमीन पे गिरी थी। जंजीबील की शबी रफ्ता रफ्ता कदम उठाते दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। जलिश का हलक सूख रहा था जैसे कांटे से अबर आए हों, पर आंखें नमकीन पानी से तर हो रही थी। जंजीबील का अक्स धुंधला रहा था। मैं जहर पी तो लूं शौके यार की खातिर, शर्त ये है कि वह सामने बैठ के मेरी सांसों को टोकता देखे। कुछ भारी गिरने की आवाज पे अरसलान से बात करती पश्मीना चौंकी थी। अरसलान ने उसका चौंकना नोट किया तो पाँव में चप्पल उड़सते खड़ा हुआ था। और आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।